नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो ये वीडियो है कक्षा 10 के लिए, जो आपका सामाजिक विज्ञान में 4 बुक है, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स में से आपका जो सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस, उसका जो है अध्याय जो 2 है दोस्तों, संघवाद, ठीक है। उसका VVI क्वेश्चन बताएंगे लगभग 30-35, जो कि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इसमें आपको और कोई भी प्रश्न पढ़ने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आप कोशिश कीजिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार जो है इस चैप्टर को आप रीड कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप कहेंगे कि इस चैप्टर का एक बार विश्लेषण करवा दीजिए तो हम अच्छा से इसका एक लेक्चर लाएंगे और अच्छा से आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम इसका MCQ VVI कराएंगे, जो कि ये सारा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, और ये झारखंड बोर्ड अगर से है तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, ठीक है, पढ़ने के लिए, क्योंकि उसी के तैयारी के लिए हम अच्छा से बताएंगे। तो चलिए, आपका पहला सवाल है, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता किसके बीच बांटी होती है। इसमें संघवाद में यही संघीय शासन व्यवस्था पढ़ना पड़ता है, सरकार के बारे में पढ़ना पड़ता है। सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, पूरे राजनीतिक के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है हम लोग को कि संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता किसके बीच बांटी होती है। तो दो बीच के यानी सत्ता जो है संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच में जो है पावर का बंटवारा होता है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। आपका अगला नंबर सवाल है दूसरा, संघीय व्यवस्था में सामान्यतः कितने स्तर की सरकारें होती है। तो इसमें जो है ना 2 स्तर की सरकारें होती है। पहला पढ़ा दिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है। अगला आपका सवाल है तीसरा, संघीय व्यवस्था में संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के द्वारा। देखो बोला जा रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था में संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है। तो संविधान जो लिखा है उनके द्वारा ही उनके विभाजन का प्रक्रिया होता है, ठीक है, बंटवारा होता है। चलिए चौथा देखते हैं, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद होने पर अंतिम निर्णय कौन करता है। तो 4 का सही उत्तर होगा न्यायपालिका। देखिए भाई, अगर ये दोनों में किसी तरह से मतभेद हो गया, ठीक है, या फिर टकराव हो गया, जिसको बोलते हैं विवाद हो गया, फिर झगड़ा लड़ाई जान लो, अगर हो गया केंद्र और राज्य के बीच, तो इसका जो है अंतिम निर्णय कौन करता है। तो न्यायपालिका, ठीक है, कानून द्वारा इनको दोनों में से गलत ठहराया जाएगा, जिसका गलती रहेगा, ठीक है। अगला है, संघीय शासन व्यवस्था में प्रत्येक स्तर की सरकार को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है। तो 5 का राइट उत्तर होगा राजस्व के स्रोत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है आपका छठा, निम्नलिखित में से कौन से देश संघीय शासन व्यवस्था के उदाहरण है। यानी कि बोला जा रहा है ऐसा सरकार, अब देखिए इसमें जानना पड़ेगा संघीय शासन व्यवस्था क्या है, एकात्मक सरकार क्या है, ठीक है। तो आपको अगर किताब पढ़े रहेंगे तो समझ में आ जाएगा, या फिर जब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे ऑब्जेक्टिव खत्म करने के बाद, तब आप देखिए एक एक करके आपको बताएंगे संघीय शासन व्यवस्था क्या है और एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है। और इसमें हमको पूछा जा रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण इनमें से कौन सा देश है। तो ऑप्शन में ए है भारत और बेल्जियम, बी है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और सी है चीन और जापान, और डी है श्रीलंका और नेपाल। तो ये जो है ना संघीय शासन व्यवस्था मतलब एक से अधिक सरकारें होती है। तो हम लोग संघीय में 2 पढ़िए लिए, ठीक है, राज्य और इसी तरह हमारे देश में जो है भारत में कई प्रकार की जो है पावर का बंटवारा हुआ है शक्ति का। तो भारत तो आ जाएगा, और इसी तरह भारत जैसे है उसी तरह बेल्जियम में भी संघीय शासन व्यवस्था है। चूंकि आप सत्ता की साझेदारी पहला चैप्टर पढ़े हैं तो आपको पता लग गया होगा। लेकिन ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, चीन और जापान ये सब संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं एकात्मक शासन है, कहीं राष्ट्रपति शासन है, वगैरह वगैरह है। लेकिन ये भारत और बेल्जियम जो है भाई वो संघीय शासन व्यवस्था यानी एक से अधिक यहाँ पे सरकारें काम करती है, ठीक है। तो चलिए छठा हो गया आपका, सातवां चलिए देखते हैं।
7वां सवाल है, भारत में संघीय शासन का तीसरा स्तर कौन सा है? तो पंचायत और नगर पालिकाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे नगर पालिका पंचायत होता है, इस तरह से संघीय शासन व्यवस्था होता है। अगला है 8वां, यहाँ पे चलिए किधर चला गया भाई। चलिए 8वां सवाल है, संघ सूची में मुख्य रूप से किस प्रकार के विषय शामिल होते हैं? अब सूची के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, तो राष्ट्रीय महत्व के विषय में बात करना होता है। संघ सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, ये सारा सूचियाँ होते हैं। अगला चलिए 9, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है? ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची। तो राज्य सूची में क्या जो है सम्मिलित है, संबंधित क्या है? तो इसमें क्या आता है? देखो, संघ सूची में जो यहाँ पे राष्ट्रीय लेवल का जो होता है बात, उसमें महत्व रखता है, उसका बातचीत होता है। वही राज्य सूची में किससे संबंधित होता है? तो 9 का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस वगैरह आता है राज्य सूची में। वही होता है, एक होता है, देख सकते हैं यहाँ पे, समवर्ती सूची में कौन से विषय शामिल होते हैं? तो समवर्ती सूची में 10 का जो राइट उत्तर होगा, शिक्षा, वन और श्रम संबंधित विषय इसमें पढ़ाया जाता है, इसमें रहता है अलग अलग विभाग का। ठीक है, अगला है 11, भारतीय संघ में सभी राज्यों के पास क्या होती है? तो भारतीय संघ में सभी राज्यों के पास क्या होता है? तो कुछ मामलों में असमान शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, यानी कुछ कुछ मामलों में असमान शक्तियाँ होती हैं, सभी को समान शक्तियाँ नहीं दी जाती है राज्यों में। अगला है 12, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे में परिवर्तन करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें जो है क्या आवश्यक है? 12 का सही उत्तर होगा तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति होना चाहिए। ठीक है, अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ की व्यवस्था में संविधान की व्याख्या करने और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है, तो संविधान की व्याख्या करने और संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी किनके पास होता है भाई? तो न्यायपालिका के पास ही होता है। इसमें कुछ भी छेड़खानी करे तो यही रोक टोक करता है। अगला है, भारत में भाषाई राज्यों का गठन मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता है? तो 14 का सही होगा, भाषा और उनके सांस्कृतिक आधार पर। अगला चलिए देखते हैं, भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया है या फिर नहीं? तो कोई नहीं। ठीक है, किसी को भी नहीं दिया गया है दर्जा, ना हिंदी को, ना अंग्रेजी को, ना संस्कृत को, कोई भी भाषा को बोल सकते हैं हम लोग। भले हिंदी सबसे ज़्यादा भारत में बोले जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय भाषा का दर्जा शायद नहीं दिया है। अगर आप लोग कन्फ्यूजन हो रहे हैं तो कमेंट देख लेना गूगल करके कहीं से भी, और कमेंट में भी बता देना। ठीक है, अगला है 6, भारतीय संविधान की 18वीं अनुसूची में हिंदी के अलावा कितनी अन्य भाषा शामिल है? यानी कि भारतीय भले सूची में जो है शामिल है हिंदी, जो कि सबसे ज़्यादा बोला जाता है, हिंदी के अलावा कितनी भाषाएं शामिल है दोस्तों? ठीक है, तो 16 का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो 21 भाषा शामिल है हिंदी के अलावा। बाकी भारतीय 8वीं सूची में 22 भाषा टोटल शामिल है, हिंदी के अलावा और 21 भाषा शामिल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, यहाँ पे आपका 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। 17 सवाल है, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का आधार क्या है? तो संविधान द्वारा, संविधान में जो लिखा है उन्हीं के अनुसार बांटा जाता है। अगला है, भारत में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव विशेष रूप से किस अवधि के बाद बढ़ा? यानी भारत में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव विशेष रूप से किस अवधि के बाद बढ़ा था? तो यहाँ पे 1990 के बाद। ठीक है, राइट उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला 19 देखते हैं, भारत में केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर मुख्य रूप से किस अवधि के बाद हुआ? तो इसका राइट उत्तर 19 का होगा, ऑप्शन नंबर वही 1990 के दशक के बाद। चलिए अगला 20वां नंबर सवाल देख लेते हैं, किसके निर्णय से राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना कठिन हो गया? तो सर्वोच्च न्यायालय। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है, विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? तो सत्ता को केवल केंद्र में रखना, ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है स्थानीय सरकारों के शक्तियों को देना, यानी विकेंद्रीकरण होता है स्थानीय सरकारों को कई
शक्तियाँ बांटा जाता है उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय सरकारों को शक्तियाँ देना विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अगला है यहाँ पे 22 का, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 1992 से पहले स्थानीय सरकारों की स्थिति मुख्य रूप से किसके अधीन थी? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार के अधीन था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1992 में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए क्या किया गया? ठीक है, तो इसका राइट उत्तर होगा संविधान में संशोधन किया गया। चलिए 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जो स्थानीय निकाय होते हैं उनको चुनाव कराना किसकी जिम्मेदारी होती है? तो राज्य चुनाव आयोग का जिम्मेदारी होता है। अगला है 25, पंचायत समिति किस स्तर की पंचायत व्यवस्था है? तो ये ग्राम स्तर का है या मध्यवर्ती खंड स्तर का है? तो पंचायत समिति किस स्तर का जो है पंचायत व्यवस्था है? तो ये जो है मध्यवर्ती या फिर खंड स्तर का था। चलिए अगला 26 नंबर, जिला स्तर पर स्थानीय सरकार की संस्था कौन सी है? यानी जिला स्तर पर स्थानीय शासन की संस्था कौन सी है? यानी जिला किसके ऊपर जो है देख रेख करता है? तो जो ग्राम पंचायत होते हैं उनके ऊपर नहीं करता है, पंचायत समिति इनके ऊपर, जिला परिषद। ठीक है, तो 26 का सही उत्तर होगा जिला परिषद के ऊपर। चलिए अगला है, बड़े शहरों में स्थानीय शासन के लिए किस संस्था का गठन किया जाता है? तो नगर निगम होता है। ठीक है, उन संस्था का नगर निगम किया जाता है, उसका गठन जो कि देख रेख करता है। 27 का सी। चलिए 28 नंबर है, नगर निगम के निर्वाचित प्रमुख को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो नगर निगम को जो है मेयर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला है, भारत में विकेंद्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है स्थानीय सरकारों को अधिक शक्तियां देना विकेंद्रीकरण है, थोड़ा बहुत ज़्यादा शक्तियां देता है। अगला है, पंचायतों के चुनाव सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं? तो पंचायत के चुनाव जो है हर 5 वर्ष में होता है। ठीक है, मुखिया वगैरह। अगला है, विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा लाभ किसे होता है? तो विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा लाभ जो होता है वो किसको होता है? तो स्थानीय जनता को होता है। अगला है 32, 1992 के संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट उत्तर 32 का हो जाएगा स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा और अधिक शक्तियां देना। चलिए 33 सवाल है, संविधान के अनुसार स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो 33 का सही उत्तर होगा यहाँ पे 1/3। ठीक है, अगला सवाल है, विकेंद्रीकरण से किसकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है? विकेंद्रीकरण से किसकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है? तो स्थानीय जनता का। अगला आपका 35 है, स्थानीय निकायों के चुनाव की निगरानी और संचालन के लिए किस संस्था की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 35 का राज्य चुनाव आयोग का। तो ये 35 VVI प्रश्न था जो कि कई बार ये सब एग्जाम में मिला है और इसका जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इसका उत्तर माला भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका इसका लेना चाहते हैं आप लोग ले लीजिए, या फिर हम तो बता ही दिए क्वेश्चन में, अगर गलती भी रहे तो आप मिला लेना। ठीक, तो इसका आंसर शीट भी दे दिए। इस तरह से आपका जो है इस चैप्टर का, संघवाद चैप्टर का VVI बता चुके हैं। अब जो है अगला चैप्टर का देंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है। और इस चैनल को पढ़ने, अगर आप क्लास में हैं, आपका क्लास पढ़ाया जा रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास छूटे ना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।